हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम से जितने भी जनरल क्वेश्चंस हैं वो हम डील करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए प्राइमरी ऑर्गन कौन सा, सबसे पहले ऑर्गन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा काम करता है। और ये एम्स पटना 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, लंग्स। तो देखिए डायरेक्ट जो रोल है फ्लूइड को लॉस करना, इलेक्ट्रोलाइट को बचाना, लॉस करना, इस सब का जो मेन है वो है किडनी। किडनी ही कंट्रोल करती है क्योंकि किडनी के पास अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, चैनल्स लगे हुए हैं। वो फ्लूइड का लॉस करके यूरिन का आउटपुट कम और ज़्यादा कर सकती है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस करके इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बिगिंस टुवर्ड द एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द फीटल लाइफ। ये भी एम्स पटना 2020 में क्वेश्चन आया कि बच्चों के जो फीटस है, फीटस के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कब हो जाता है। तो देखिए किडनी जो फंक्शन करना शुरू कर देती है वो करती है 12 वीक के आसपास। तो 11 to 12 वीक इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 12 वीक पे ही थायराइड ग्लैंड सबसे पहले बनता है। थायराइड हार्मोन्स है वो सबसे पहले सिक्रीट होते हैं 12 वीक पे ही। 12 वीक पे ही प्लेसेंटा जो है वो बन जाती है। ठीक है, और 12 वीक पे ही कॉर्पस ल्यूटियम जो डिसअपेयर हो जाता है, जो कि ओवरी में बना हुआ था, 12 वीक तक बना रहता है। 12 वीक पे बाद जैसे ही प्लेसेंटा आती है वैसे ही ये डिस्कार्ड हो जाता है, डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। तो 12 वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। 12 वीक पे आप एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑर्गन को देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये 12 वीक का क्राइटेरिया है। तो यूरिन फॉर्मेशन का काम होएगा 12 वीक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूरिन आउटपुट इज, इसमें बेसिक्स टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन ही है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से देखें तो ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, इजी पोर्शन है, मुश्किल नहीं है। और क्वेश्चंस भी ज़्यादा हमें कुछ मिले नहीं बहुत सारे, और बार बार क्वेश्चन सिंपल ही रिपीट हुए हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। चलिए, व्हेन यूरिन आउटपुट इज़ 400 ml इन 24 आवर। अगर 400 ml 24 घंटे में आ रहा है, ये भी एम्स में क्वेश्चन आया था 2020, एम्स नॉट सेट 2020 में। और अभी जो एम्स नॉट सेट अभी हुआ है उसमें भी यही क्वेश्चन आया हुआ था, एम्स नॉट सेट 2022 में भी आया है, 2020 में भी आया था। और जो 22 में आया था वो था यूरिन आउटपुट नॉर्मल कितना होता है, और यहाँ पूछा है कि यूरिन आउटपुट कम हो गया, कितना कम, 400 ml या उससे कम हो गया, तो उसको बोलते हैं ओलिगो यूरिया। ठीक है, उसको क्या बोलोगे, ओलिगो यूरिया। इससे ओलिगो पोली यूरिया का मतलब यूरिन आउटपुट 2000 ml से ज़्यादा। एनयूरिया, एनयूरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन होता है, लेकिन 100 ml से कम यूरिन पास हो रहा है उसको आप बोलते हो एनयूरिया। नॉर्मल यूरिन आउटपुट है 1500 ml। ये आया था यहाँ से क्वेश्चन, एम्स नॉट सेट 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद होनी चाहिए। ये यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसी चलती है 1.0 डैश डैश टू 1.0 डैश डैश। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, कितने इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं ग्रेविटेशनल जो फोर्स के कारण नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, उनको बोलते हैं। और ये 1.0, 112, 1.0, देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, 11 से 22 होता है। तो 1.011 टू 1.022, 11 से 22 है ना, 11 to 22 होता है एवरेज, 1.011 टू 1.022। क्लियर है, तो ये यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये कम और ज़्यादा हो जाएगी अगर यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा या यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा, तो है ना, तो पार्टिकल्स का अमाउंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो ये वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, तो ये इतनी होती है। ठीक है, नॉर्मल जीएफआर, ये एम्स भोपाल 2018 में क्वेश्चन आया और बार बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है, और इसका एक फिक्स आंसर रहेगा, ये है 125 मिली ml पर मिनट। एक
मिनट में 125 ml जो ब्लड है उसको फिल्टर करती है किडनी। दोनों किडनी 1 मिनट में जितना ब्लड फिल्टर करती है उसको बोलते हैं GFR, और ये 125 ml पर मिनट होती है। ठीक है, फीमेल के अंदर ये 105 ml पर मिनट, थोड़ा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई। ठीक है, यूरिन के ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए उसको बोलते हैं यूटीआई, और उसका जो ये GMCH 2022 में भी आया है और आगे भी फ्यूचर में आ सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो इसका कोज है वो है इकोलाई। क्या है? इकोलाई। इकोलाई इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया होते हैं जो ये कोज करते हैं। ठीक है, यूटीआई। अगर यूटीआई हो जाए तो क्या करना है, ये डिजीज पोर्शन में आएगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम इसको पढ़ेंगे और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में। यूटीआई हो जाए तो आपको फ्लूइड इनटेक बढ़ाना चाहिए 3000 ml से भी ज़्यादा, तो वो आपको करना चाहिए यूटीआई के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो पेप्टिक अल्सर कोज करता है। ठीक है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर कोज करेगा। डोडरलिन बेसिलाई, ये एक नॉर्मल फ्लोरा है वेजाइना का, जो वेजाइना की पीएच को एसिडिक बनाता है, 4 to 5 बना के रखेगा। ठीक है, हमारी नॉर्मल जो वेजाइना की पीएच है वो 4 to 5 होती है, और ये होती है ड्यू टू डोडरलिन बेसिलाई, क्योंकि ये यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता रहता है, जिसके कारण यहाँ की पीएच क्या रहेगी, एसिडिक रहती है। और स्टेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया उसका नाम है पूरा ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टोकोकाई, जिसको आप गाबाज भी बोलते हो। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन है, जो कि फर्स्ट चॉइस है। अगर पेनिसिलिन आप यूज़ नहीं कर रहे, पेशेंट में पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो उसके अलावा आप एरिथ्रोमाइसिन जेंटामाइसिन भी यूज़ कर सकते हो। ये कई सारे इन्फेक्शन में काम आएंगे, जैसे फेरिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अलग अलग जगह ये काम आने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आ गया क्वेश्चन कुछ ऐसे ही, सिक्रीशंस ऑफ यूरिन इन एक्सेसिव अमाउंट। तो एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन का सिक्रीशन हो रहा है उसको बोलते हैं पोलीयूरिया। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो बार बार आएंगी, आगे भी हैं अब भी आ रही है, तो इन टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। पोलीयूरिया, सिक्रीशंस ऑफ यूरिन इन एक्सेसिव अमाउंट। ओलिगोयूरिया, डेली आउटपुट जो होगा 100 to 400 ml। डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, ज़्यादातर यूटीआई वगैरह में देखने को मिलेगा, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में। एनयूरिया, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml से कम, उसको बोलोगे एनयूरिया। पाईयूरिया, कभी कभी होता है पस मिलने लगा, इन्फेक्शन हो जाता है जब किसी न किसी ब्लैडर का या यूरिनरी ट्रैक के किसी पार्ट का, तो पस आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे पाईयूरिया। हेमेचूरिया, हीम मतलब ब्लड, अगर ब्लड यूरिन के अंदर मिले, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या मैं कोई बोलूँ इन्फेक्शन हो जाए किडनी का, जहाँ पे इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे ब्लड वेसल्स रैप्चर हो रही है और ब्लड लीक हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हेमेचूरिया आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने कुछ यूरिन आउटपुट 100 to 400 ml, इसको आप क्या बोल रहे थे, ओलिगो यूरिया। ठीक है, नॉर्मल BUN लेवल। ठीक है, BUN क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड के अंदर यूरिया होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर यूरिया होता है, जो कि प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट है, प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या, यूरिया। और ये यूरिया बनता है अमोनिया से। यूरिया कहाँ से बनेगा, अमोनिया, और अमोनिया भी अमीनो एसिड्स का ही टुकड़ा है, अमोनिया। अब अमोनिया से बनेगा यूरिया, और यूरिया के अंदर, यूरिया का जो फॉर्मूला है उसके अंदर होता है नाइट्रोजन। यूरिया में जो नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन उसके अंदर है, वो नाइट्रोजन कितना है उस चीज़ को चेक करना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, बन के नाम से आप जानते हो इसे। इसकी नॉर्मल वैल्यू 8 to 25 mg पर DL है। ठीक है, 8 to 25 mg पर DL। आजकल बुकों में 10 to 20 लिखा हुआ है, तो गलत वो भी नहीं होगी, है ना। और एवरेज 10 to 20 ही अगर आपको याद रखना है, तो 10 to 20, एवरेज 10 to 21 के आसपास ही आपका इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है। क्या होता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर। आपकी जो आँख के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका भी जो प्रेशर है वो इतना ही होता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना,
वो भी 10 to 20 या 21 होता है mm/Hg। ये ये प्रेशर तो mm/Hg में आप इसे नापोगे, ठीक है। और यहाँ से जब मैंने इंट्रा ओकुलर प्रेशर की बात की है तो एक और पॉइंट याद रखना है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर नापा किससे जाएगा, तो टोनीमेट्री नाम से जो डिवाइस है उस डिवाइस से आप नापोगे इंट्रा ओकुलर प्रेशर। आपको ये भी याद रखना है, ये सिंपल चीज़ें, कॉमन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी एनाटमी का पोर्शन चल रहा है तो आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। पेनफुल यूरिनेशन मैंने बताया था आपको, डिसयूरिया बोलते हैं, एनयूरिया बोलते हैं 100 ml से कम, ठीक है। इनएबिलिटी टू ब्लैडर टू एम्प्टी, यूरिन पूरा ब्लैडर से एम्प्टी नहीं हो पा रहा, ठीक है, जिसको बोल सकते हो आप रिटेंशन ऑफ यूरिन। क्या बोल सकते हो, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेन रहना, ठीक है, रिटेंशन ऑफ यूरिन। और इस अगर कोई पर्सन ब्लैडर में यूरिन को स्टोर नहीं कर पा रहा, मतलब एक्सक्रीट हो रहा, अपने आप बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। एक पेशेंट जिसका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा, खाली नहीं हो पा रहा, उसको तो क्या बोलते हो, रिटेंशन ऑफ यूरिन। और किसी पेशेंट का जो ब्लैडर है वो अपने आप खाली हो रहा है या अपने आप यूरिन जो है निकल रहा है आपकी मर्जी के खिलाफ, उसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ये डे टाइम में होता है, तब उसको बोलते हो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन मैक्सिमम, ठीक है। और एक टर्म और यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी, उसको बोलते हैं नोक्चूरिया। जो नाइट में यूरिन पास करते हैं, नाइट में यूरिन पास करने की अर्ज लगती है, नाइट में यूरिन पास की जो अर्ज है उसको बोलोगे आप क्या, नोक्चूरिया, ठीक है। एक टर्म और पढ़नी पड़ेगी, एनयूरेसिस। ठीक है। एनयूरेसिस क्या होती है, ये है अपने आप नाइट में यूरिन पास कर देना, ठीक है। एनयूरेसिस क्या है, अपने आप नाइट में यूरिन पास कर देना। बच्चों में ज़्यादातर ये एनयूरेसिस प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है, अपने आप यूरिन पास कर देना नाइट में। ये भी इनकॉन्टिनेंस यूरिन ही अपने आप करना, और बच्चों में होती है 7 ईयर से पहले। 7 ईयर से पहले बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है एनयूरेसिस, जो अपने आप जो है वो यूरिन पास कर देगा नाइट में, उसको पता ही नहीं चलेगा। और पेशेंट बार बार यूरिन पास करने के लिए जा रहा है, उसको पता है वो पास करने के लिए जा रहा है, उसको बोलते हैं नोक्चूरिया, नाइट में यूरिन पास करना। नाइट में यूरिन पास कर रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा उसको बोलेंगे एन्यूरेसिस। बच्चों में होती है बिफोर 7 ईयर, ठीक है। और पेपर वाला पूछता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस, और पेपर वाला पूछे एन्यूरेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इमीप्रामिन। ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, जो मतलब कैटेगरी की ड्रग है, उस कैटेगरी की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ठीक है। तो ये ड्रग भी काम आती है इस तरीके से भी, यूरिन को कंट्रोल करने के लिए, होल्ड करने के लिए। नाइट में जो बच्चा अपने आप यूरिन पास कर देता है वो भी देखो 7 ईयर से पहले तक तो नॉर्मल है, बिफोर ना लिख के इसको लिखो आफ्टर। 7 साल से पहले तो बच्चों में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर 7 ईयर अगर ये होता है तो वो एबनॉर्मल होता है एन्यूरेसिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया एन्यूरेसिस का। पोटेशियम नॉर्मल लेवल 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड में प्रेजेंट इन ब्लड, आप ब्लड में बोल सकते हो, आप प्लाज्मा में बोल सकते हो, आप सीरम में बोल सकते हो, आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बोल सकते हो। इन सब का मतलब अगर इन चारों में से कुछ भी लिखा है तो आपका आंसर इतना ही रहने वाला है, कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद है पोटेशियम का लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी सिक्रीट, ये रास सिस्टम से क्वेश्चन है और ये आपको आने चाहिए जरूरी। किडनी सिक्रीट विच इज एन एंजाइम डैश हार्मोन विच हेल्प टू रेज बीपी, ठीक है।
किडनी किडनी कौन सा हार्मोन या बोलो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है जिसके कारण किडनी बीपी को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो देखो ये किडनी कब काम करती है, किडनी काम करती है जब आपका बीपी लो हो जाता है। जैसे आपका ब्लड का प्रेशर कम होगा, किडनी के पास जैसे ही रीनल फ्लो कम पहुंचेगा, किडनी फटाफट अपने जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो सेल्स हैं उसके पास, उससे एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका क्या नाम है, रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। ये रेनिन सिक्रेट करेगी। ये रेनिन आपके ब्लड में पहले से ही पड़ा हुआ लीवर से सिक्रेटेड एक प्रोटीन एंजियोटेंसिन जो पड़ा हुआ है उसको स्टिमुलेट करती थी, उस पर काम करती। और जैसे ये रेनिन इस एंजियोटेंसिन को मिलेगा, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन है, ये एक प्रोटीन है जो लीवर के द्वारा सिक्रेट की जाती है, ब्लड में पड़ी हुई होती है। जैसे ही रेनिन आएगा, जैसे ही बीपी डाउन होगा, वैसे ही रेनिन ये एंजियोटेंसिन को स्टिमुलेट करेगा और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसी के कन्वर्टिंग एंजाइम के कारण एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो एंजाइम है, सॉरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम एस एंजाइम, ये आपके लंग्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लंग्स। अब जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड है यही जिम्मेदार है आपके बीपी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा और वहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा जो आपकी ब्लड वेसल्स पे जाएगा और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, बीपी बढ़ाएगा। साथ में एल्डोस्टेरोन अगर जाता है तो वो सोडियम और वाटर को रिटेंशन करता है जो उसका काम है। और ये जब सोडियम और वाटर को रिटेन करेगा तो आपका बीपी इंक्रीज होगा। हार्ट कोई बोलेगा ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा पावरफुल तरीके से पंप करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। ये सभी फैक्टर रास सिस्टम के अंदर आते हैं। रास मतलब RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो रास बोलते हैं इसको, RAAS। पूछना चाह रहा किडनी कौन सा, तो किडनी ने क्या किया था, रेनिन सिक्रेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन दैट सिक्रेटेड बाय, तो एंजियोटेंसिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, एंजियोटेंसिनोजन ये सिक्रेट हो रहा है लीवर से, ये लीवर से। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एंटर इनटू बोमन कैप्सूल पर मिनट, एक मिनट में जितना बोमन कैप्सूल है नेफ्रॉन्स का कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, मतलब कि नेफ्रॉन्स के पास, किडनी के पास एक मिनट में जितना ब्लड आता है जिसको फिल्टर करता है उसको आप बोलते हो GFR। क्या बोलते हो, GFR। ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2022 में पेपर हुआ था, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आगे भी आ सकता है, तो GFR इसका आंसर रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। जब आप इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन कर रहे हो तो उसका क्या उसको फायदा नहीं मिलेगा इनमें से। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन का पता चलता है क्योंकि कितना आप खाना खा रहे हो तो उसका पता चलेगा। रीनल फंक्शन जितना आप यूरिन बना रहे हो उसका पता चलेगा। पल्मोनरी फंक्शन का पता नहीं चलेगा, फ्लूइड बैलेंस का पता चल जाएगा, कितना आपने इनटेक लिया कितना आउटपुट लिया। कुल मिला के ये जो थर्ड है आपको पल्मोनरी फंक्शन का यहाँ से पता नहीं चलने वाला, बाकी सभी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रीनल फंक्शन, RFT की बात चल रही है, रीनल फंक्शन टेस्ट। MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए आप कराते हो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, केरेटिनिन, GFR, ये सभी कराते हो आप उसके लिए। लेकिन जो सबसे मेन जो एक्यूरेट जो बता देगा कि कितना फंक्शन लॉस है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, कितनी क्रिएटिनिन क्लियर हो रही है, तो यही है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। सीरम क्रिएटिनिन भी नहीं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो टेस्ट होता है वो आपको बिल्कुल क्लियर बता देगा कि कितना जो है आपकी किडनी फिल्टर कर रही है। एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6 to 1.2 mg/d। यह है नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर कितना क्रिएटिनिन होता है।
ये आपके ब्लड में और आपके यूरिन में, इनका दोनों जगह अमाउंट बराबर होता है। अगर इसका अमाउंट ब्लड में ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब किडनी से फिल्टर नहीं हुआ, और अगर ये ब्लड में बढ़ रहा है तो इसका मतलब किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही, क्योंकि किडनी 100% फिल्टर करती है इसको, जितना ही ब्लड में उतना ही यूरिन में। तो अगर इसको थोड़ा सा भी फिल्टर नहीं करेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी में थोड़ा सा गैप है, थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं कर पा रही तो ज़्यादा दिक्कत है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर कट बता देगा कि किडनी के फंक्शन कितने डैमेज हैं। उसको बोलते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस। ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी में 11 से 22, तो 11 से 22 के नज़दीक तो ये आंसर है 0 पॉइंट मतलब 1.0112 1.022, उसके नज़दीक ये आंसर यही सही हो। एक बार में याद करा देंगे आपको एक चीज़, बार बार वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स रीनल सिस्टम से चीज़ें थी, कुछ टर्मिनोलॉजी थी, कुछ पॉइंट्स थे जो एग्जाम में आए हैं। ज़्यादा एनाटमी का पोर्शन यहाँ से कवर, मैंने बहुत सारे पहले भी पेपर देखे हैं और अब भी देखे हैं, तो मेरे को मिले ही नहीं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से। कुछ रीनल सिस्टम के एनाटमी के क्वेश्चन कम होते हैं, इसके डायग्नोसिस के और इसके जो एमएसएन के क्वेश्चन, जो सर्जिकल नर्सिंग है डिजीज पोर्शन, वो ज़्यादा आता है। तो जब हम इसका पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ इसके कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। फिलहाल अगर आपको ये हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।